हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कक्षा 10वीं में हैं और प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं बताने वाला हूं, हर एक विद्यालय में यही आ रहा है। हिंदी का भी मेरे प्यारे बच्चों में बना चुका हूं, जाके आप तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्री बोर्ड एग्जाम 2025, उसमें जब खोलोगे तो हिंदी का ऑलरेडी बना चुका हूं। बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया इस वीडियो को, और सेम ये पेपर हर एक विद्यालय में आ रहा है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है, और इस विज्ञान के पेपर में भी आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाना है। प्री बोर्ड में भी आपको बोर्ड एग्जाम में तो लाना ही है, प्री बोर्ड में भी जाके आपको दिखा दीजिए कि बिल्कुल हम कम नहीं है, इसमें भी हम 70 में 70 नंबर लाने का क्षमता रखते हैं। तो जाइए इस पेपर को तैयार कीजिए और 70 में 70 नंबर लेकर आइए। और यहाँ पे अनुकुमार और नाम डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यह पेपर कितने नंबर का, देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है। और समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, सेम इसमें भी आपको स्कूल में जब आप दोगे तो इसमें भी 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नीचे आपका सामान्य निर्देश दिया गया है, देखिए पढ़ लीजिए। सामान्य निर्देश में पहला निर्देश बोल रखा है इसने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ लोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे। इसके बाद दूसरा बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है। इसके बाद है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंड दिए गए हैं, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे और खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। 3 उपखंड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के तीनों के अलग अलग खंड देंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के। इसके बाद चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को फोटो से भरें। कहने का मतलब सिंपल जवाब है, खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारों, तो उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट मिलेगी, एक विद्यालय में भी आपको मिलेगा। उसमें रंगना होगा, नीले पेन से रंगिए या काले पेन से रंगिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। सिंपल है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, इस 20 में तीनों के रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिला के आपके 20 प्रश्न रहेंगे, तीनों के खंड अलग अलग दिए रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, पांचवा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर का, सिंपल यही है। इसके बाद है खंड ब। खंड ब में क्या रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। खंड अ में तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे 50 नंबर का। इसके बाद देखिए क्या है अगला, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। खंड ब के जितने भी उपखंड रहेंगे, 3 उपखंड रहेंगे, उपखंड क ख ग, और तीनों को एक साथ करना आवश्यक है। और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब कि अगर खंड क आपने कर लिया फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला करने जा रहे हो तो नए पेज से आपको प्रारंभ करना है, बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो नए पेज से आपको प्रारंभ करना है, यह बोला है। इसके बाद 10वां लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तो निर्देश हमने पढ़ा दिया आप लोगों को पूरा डिटेल में। पेपर इधर से आप लोगों का स्टार्ट है। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है, और उसमें सबसे पहले आपका आएगा उपखंड क। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको दिया जाएगा। तो उपखंड सबसे पहले क आया है, और क मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न इसमें रहेंगे। कौन से प्रश्न रहेंगे, फिजिक्स के प्रश्न सबसे पहले इसमें पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपतन कोण आई दे रखा है, ठीक है, आपतन कोण अगर आई दे रखा है और अपवर्तन कोण अगर आर दे रखा है, तो बोला है कि तब अपवर्तित किरण बताइए कि अगर इन दोनों की कोणों को अगर हम देखें कि कितना अपवर्तित हुए हैं, तो उन कोणों को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यार बच्चों, उन कोणों को आप आई में से आर को घटा दोगे, मतलब आपतन कोण में से अगर अपवर्तन कोण घटा दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना अपरिवर्तित हुआ है यह किरण। 1 नंबर यहां से आपके बन गए भाई, फिक्स। सिंपल जवाब, 1 नंबर यहां से आपके तैयार हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। ये तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी अगर ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पे किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ता है।
इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। इतना सिंपल सिंपल प्री बोर्ड एग्जाम में दिया है आप लोगों का क्वेश्चन, देखते हुए आंसर तुरंत कर दोगे। तीसरा प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कहने का मतलब है मेरे प्यार बच्चों कि अगर ये प्रिज्म है तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है मेरे प्यार बच्चों। तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। और सबसे अगर कम पूछ ले कि सबसे कम किस रंग का होता है, तब आंसर आप दोगे मेरे प्यार बच्चों लाल रंग का। तो सबसे कम लाल रंग का होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है, भूलिएगा मत पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण है ना, तो वह अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको मालूम है कि आर बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। और पूछा है फोकस दूरी एफ का वैल्यू, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटे के 2 होता है। तो आर का वैल्यू तो आपको दे रखा है -20 और बटे के 2। जब इसे कटाओगे तो एफ बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। मतलब कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कितना सिंपल है। चौथे का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होती है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सबको मालूम है। इसके बाद है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कह रहा है किसी तार की लंबाई, मेरे प्यारों बच्चों अगर किसी तार की लंबाई है, ठीक है, ये किसी तार की लंबाई है, अगर इसको हम कितना गुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो भाई तार की लंबाई को अगर आप 3 गुना कर रहे हो तो प्रतिरोध भी 3 गुना होगा। मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है, मतलब दूर बिंदु क्या होगा? अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, कहने का मतलब है, देखिए समझिए प्रश्न को, कि अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो आप कितना दूर तक किसी वस्तु को देख सकते हो? तो आप कहोगे कि अनंत पर, अनंत दूरी तक देख सकते हैं। जैसे हम लोग चंद्रमा को भी देख लेते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? अनंत है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे है उपखंड ख। अब उपखंड ख में मेरे प्यारों से यहाँ से केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होंगे। फिजिक्स वाले प्रश्न समाप्त हो गए, अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 8वां से। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 8वां है कि एंटीमनी है। तो एंटीमनी ये क्या है? तो सबको मालूम है कि एंटीमनी, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा है ना, कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का है। तो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो PbNO3 होल ट्वाइस होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो 9वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है C2H4। क्या है? C2H4 है मेरे प्यारे बच्चों। इसका ट्रिक यह है कि जिसका रेशियो, मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक समझ लीजिए, जिसका रेशियो 1:2 का बने वो समझ लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे 2:4, जब इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1:2 का रेशियो बन रहा है ना, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां क्या है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है वो है CHO। क्या है? CHO। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 12वां प्रश्न देख लीजिए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। 1 नंबर का बहुत सिंपल प्रश्न है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। बी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 13वां क्या है।
प्रश्न नंबर 13वां कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, एक नंबर का प्रश्न है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? MO होगा। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब है आप लोगों का उपखंड ग। उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किसके? बायो वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट है। कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है। वृक्को मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है? आपका किडनी होता है। तो किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य देखिए, एक नंबर के लिए प्रश्न है। किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन करने का, ठीक है, उत्सर्जन करने का। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है? पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ब्रायोफिल्म में। कहाँ पे? ब्रायोफिल्म पे। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, देख लीजिए। आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, एक नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ये बात तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मेंडल जी कहाँ गए भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह प्रश्न नंबर 17वां देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 17वां है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके कारण? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके? हाइड्रोजन बंध के द्वारा दो डीएनए आपस में जुड़े होते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18वां प्रश्न। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, एक नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन मेरे प्यार बच्चों कहाँ पे होता है? सबको मालूम है कि हाइड्रा में। हाइड्रा में होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लेनेरिया में भी होता है, तो प्लेनेरिया ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो हाइड्रा में हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, एक नंबर, ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर। क्या? उद्यान मटर। सी वाला, बी वाला, सॉरी, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां है, लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो मादा जनन तंत्र का भाग इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो आप कहोगे कि शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये तीनों जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग होता है। इसके बाद मेरे प्यारों जो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया। 5 मिनट के अंदर में 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा कर देना। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ रंगना ही तो होगा उसमें। इसके बाद खंडवा आता है। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न। खंडवा जो है 50 नंबर का होता है। उसमें सबसे पहले उपखंड क आया है। उपखंड क मतलब इसमें फिजिक्स वाले पहले प्रश्न रहेंगे उपखंड क में। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें। पहला प्रश्न दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, सिंपल। तो देखिए मैं इसको हटाता हूँ, एक पेज लेता हूँ आप लोगों को लगाने के लिए। देखिए मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है उसको देखिए। देखिए बोला है अवतल दर्पण। सबसे पहले आप जानिए कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये बात तो यहां से क्या हुआ, कंफर्म हुआ। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो ये वस्तु की दूरी दे रखा है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। लेकिन यू जो है हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यू बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखा है तो फोकस दूरी भी आपका माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण रहता तो प्लस में होता है। तो एफ बराबर -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब वी का वैल्यू बताइए कि कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति मतलब एम बताइए। आवर्धन क्षमता बताइए कैसा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये सारी चीजें पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारों? हम लोग लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र काम आएगा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है याद होना चाहिए आप लोगों को। दर्पण सूत्र ये कहता है कि 1/के एफ बराबर 1/के वी प्लस 1/के यू, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। इसी फार्मूले पे रखिए वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/के एफ, एफ का वैल्यू कितना दे रखा है? -30 बराबर ये हो जाएगा 1/के वी और प्लस 1/के यू, यू का वैल्यू कितना दे रखा है? -15 दे रखा है। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यार बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1/-30 बराबर 1/, ये हो जाएगा आपका v। अब माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1/15। क्लियर है?
चलिए इसके बाद आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/-30, ऐसे ही रहने दो, और -1/15 इधर आएगा तो प्लस के 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर हो जाएगा 1/v। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 से 30 कैंसिल, बच गया -1, और 15 दूनी के 30, और 2 को गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 2, बराबर 1/के हो जाएगा v। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 + 2, ये हो जाएगा 1/30 बराबर 1/के हो जाएगा आपका v। तो हमें v का वैल्यू चाहिए, तो v को ऊपर कर दीजिए, इधर 30 ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यहां से तो कंफर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रकृति भी पूछा था ना, तो प्रकृति के सूत्र मतलब m, आवर्धन निकालिए, तो m बराबर होता है -v/ku, यह सूत्र होता है। तो यहां से जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू आपका 30 दे रखा है, बटे u का वैल्यू -15, तो कटा दोगे तो 15 दूनी के 30, तो m बराबर आ जाएगा +2। तो m बराबर +2 आ गया, और प्लस आया है तो प्लस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वह आभासी बना हुआ है, आभासी तथा सीधा बना हुआ है, आभासी है अब प्लस क्या है, सीधा बना हुआ है प्रतिबिंब। अब पूर्ण रूप से मैंने सोल्यूशन इसका बता दिया, यहां से आपको 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया। हटाइए, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि बायो सेवट का नियम क्या है, 4 नंबर के लिए प्रश्न दे रखा है। तो चलिए देखते हैं बायो सेवट का नियम क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि 4 नंबर यहां से भी कंफर्म हो पाए आपका। देखिए उत्तर दूसरा, बायो सेवट का नियम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि बायो सेवट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। मतलब बायो सेवट ने प्रयोग के आधार पर क्या किया कि धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया, और इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए किन किन बातों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चालक खंड की लंबाई जो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो बी होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बी जो होता है वो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद जो है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। बी जो होता है वह धारा के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद बी क्या मतलब, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद तीसरा है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बी जो होता है आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण का ज्या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। मतलब कि आप सिंपल ये बात याद रखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होता है वो 4 चीजों पर निर्भर करता है। डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा आई के अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। इसके बाद उसके बिंदु की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो उनके बीच जो कोण होता है साइन थीटा उसके अनुपाती होता है। तो 4 चीजों पे डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद यह फिगर आप बना लीजिएगा, ये आपका आई है, ये डेल्टा बी है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, यह उसकी दूरी है आर। ये चित्र बना लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। यह इसकी लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा एल की लंबाई है, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बस यहां से बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है भाई। 4 नंबर आपका बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा भी 4 नंबर के लिए न्यूमेरिकल है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति जो है 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए 4 नंबर के लिए सिंपल 4 नंबर आपको मिलेगा एक छोटे से न्यूमेरिकल से। देखिए 4 नंबर आप कैसे लोगे, सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जो जो चीज दिया पहले उसको नोट कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर, आर बराबर आपको 20 ओम दे रखा है प्रतिरोध, ठीक है। फिर कमा लगा दीजिए। फिर कह रहा है कि कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो धारा का मतलब आई, आई बराबर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 एम्पियर धारा, ठीक है। इसके बाद समय की अगर बात करें टी बराबर समय जो है वो 30 सेकेंड है।
इसके बाद ऊष्मा प्रकलित कीजिए, कितना ऊष्मा इसमें प्रकलित हो रहा है, यच का वैल्यू पूछ रखा है। तो हम लोग कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि यच का कोई ऐसा फार्मूला हो जो इसमें तीनों हो। तो एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, यच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह फार्मूला होता है। देखिए इसमें तीनों की वैल्यू मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यच बराबर आई, आई मतलब 5 का क्या हो जाएगा, या होल स्क्वायर, और प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 20 और टी का वैल्यू कितना है 30 सेकेंड। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एच बराबर 5 की स्क्वायर करोगे तो 25, गुड़े इसे हल करोगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो एच बराबर 25 छक्का कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 दूनी 12 12 3 15। ठीक है, और 2 जीरो और जोड़ दो, 15,000 जूल जो है ऊष्मा प्रकलित होगी भाई। लो इतना ही आपको आंसर लिखना है, 4 नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल गया, 15,000 जूल। तो ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया 4 नंबर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है। प्रश्न नंबर 4 है कि 3 प्रतिरोध दिया है, R1 R2 और R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूं कि कोई 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र कैसे आप स्थापित करोगे। ठीक है, 6 नंबर का है, डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे नोट करते रहिए। बोला है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा, कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं, और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध हैं तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध को, इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं वही बताया है कि 3 प्रतिरोध है। देखिए R1 R2 R3 3 प्रतिरोध दिया है ना, 3 प्रतिरोधन को पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ रखा है, यहाँ पे दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़ा है, और इसमें जो धारा जो विभवांतर देखिए यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, ये आपका विभवांतर है। तो विभवांतर तीनों में क्या होगा, समान प्रवाहित होगा, लेकिन धारा जो है तीनों में अलग अलग होगा। ठीक है, जब समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ता है तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग धारा होता है, I1 इसमें होगा, I2 धारा इसमें बहेगी और I3 इसमें, लेकिन विभवांतर तीनों में समान होगा। कहने का मतलब यही है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। पहले इतना फिगर आपको बना लेना है मेरे प्यारे बच्चों। फिगर बनाने के बाद फिर आप लिखना यहाँ से स्टार्ट करोगे। लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए ऊपर हमने चित्र में दिखाया ना कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब लिखेंगे कि तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा। मैंने कहा कि अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो विभवांतर तीनों में जो है वो समांतर बहेगी। इसके बाद लिखेंगे जबकि इन विद्युत धाराएं I1 I2 I3 होगी, लेकिन विद्युत धारा उन तीनों में अलग अलग होगा, अभी मैंने ऊपर जिक्र किया है। तब देखिए, तब अगर हम पहला वाला में अगर हम ओम का नियम लगाएं तो पहले वाला में लगेगा I1 बराबर V बटे R1, इसमें अब मैंने ओम का नियम लगाया। दूसरे में लगाऊंगा तो I2 बराबर V अपन R2, दूसरे में नियम लगेगा। तीसरा में लगाऊंगा तो I3 बराबर V बटे R3, तीनों में मैंने अलग अलग ओम का नियम यहाँ पे लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लिखोगे कि माना x और y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है, मतलब वहां 3 धारा दिया था ना कि I1 I2 और I3, 3 धारा दिया था। अब तीनों धारा को अगर हम मिलाकर सिर्फ I मान लेते हैं, तीनों को अलग अलग नहीं सिर्फ I मान लेते हैं, तो तीनों के योग के बराबर I होगा, क्योंकि तीनों को मैंने I मान लिया है। तो यहाँ इतना लिखिए, माना x और y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है, तो देखिए तो वही चीज मैं लिखा हूं कि I हमने मान लिया है तो तीनों के योग के बराबर होगा एक I। इसके बाद लिखेंगे मान रखने पर, मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मान यहाँ पे रखा, तो I बराबर क्या होगा, I1 का वैल्यू अभी हमने देखा V बटे R1 था, मैंने रख दिया। I2 का वैल्यू पीछे अभी देखा ना V बटे R2 था। I3 का वैल्यू क्या था, V बटे R3, तीनों को मैंने रख दिया। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। फिर क्या है कि माना x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, तो x और y के बीच अगर हम तुल्य प्रतिरोध R हमने मान लिया तो समीकरण क्या बनेगा, I बराबर V अपान के R, समीकरण ये दूसरा बन गया। अब सिंपल आपको करना क्या है कि जो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा की तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब तुलना करेंगे
तो यह देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आई और आई बराबर है, तो यह वी अपान के आर वन यहाँ से आ गया, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है तीनों यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, v अपान के r, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी v हमने कामा ले लिया, v कामा ले लूंगा तो यहाँ एक बचेगा, एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री, बिल्कुल सही। अब यहाँ से v हमने काट दिया, तो v से v काट दिया तो एक बटे आर, इसके बाद ये जो तीनों है तीनों यहाँ पे उतर जाएगा। यही है मेरे प्यारे बच्चों तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यही होता है, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। बस इतना ही आपको लिखना है। 6 नंबर भाई आपको मिल गया। चलिए 6 नंबर पक्का मैंने करा दिया आप लोगों को। आगे देखेंगे, अब है आप लोगों का उपखंड ख। उपखंड ख है मेरे प्यारे बच्चों। अब आ गया यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रश्न है। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री वाला प्रश्न आ गया। चलिए केमिस्ट्री वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री वाले सोल्व में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब पांचवा वाला प्रश्न है, चौथा के बाद पांचवा आएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ 4 प्रश्न है, 4 नंबर दिया जाएगा, 1 2 3 4। अब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला वाला है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है, और बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबको अलग अलग मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने एक पेज ले लिया। अब पेज लेने के बाद चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम लोग सॉल्व यहाँ करते हैं, पहला नंबर वाला। देखिए पहला नंबर वाला सॉल्व करेंगे, क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला आपको मालूम है, सोडियम मतलब Na होता है, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, और सल्फेट मतलब SO4 होता है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र बन गया। प्लस है तो बीच में आप लगाओगे प्लस। इसके बाद है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का क्या होता है, तो Ba सूत्र, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl2, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बोला है बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट मतलब Ba से बेरियम, और सल्फेट देखिए यह Ba जो है SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो BaSO4 बना देगा। प्लस अब वही पूछा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो अब आप ही देख लीजिए, यहाँ का Ba जो है यो SO4 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ के Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा मेरे प्यारे बच्चों, NaCl बना देगा, NaCl बना देगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो NaCl भरा जाएगा, सोडियम क्लोराइड भरा जाएगा, बस कंप्लीट हो गया। चलिए अब बी वाला देखते हैं। बी वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला देख लीजिए, कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड है। तो मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का सूत्र क्या होता है, मरकरी का होता है Hg, और ऑक्साइड का O, तो HgO हो गया मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उष्मा देने पे, ठीक है, हम लोग इसको दे रहे हैं उष्मा, जब इसको गर्म करेंगे तो वह मरकरी में टूट रहा है। मरकरी मतलब मेरे प्यारे वो Hg में टूट रहा है, ठीक है। आ प्लस और किस में टूटेगा, तो आप ही बताइए, जब Hg निकल गया तो वो तो बचा, ऑक्सीजन ही तो बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। बस संतुलित करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया संतुलित, ठीक है। चलिए सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या है, इसको हटाते हैं। सी वाला देखिए, सी वाला क्या है, कह रहा है कि जिंक, तो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn, प्लस कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ से Zn और यहाँ से सल्फेट SO4, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है तो बचा, हाइड्रोजन गैस बच गया, H2 बच गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारों, H2 भरा जाएगा। संतुलित ऑलरेडी संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डी वाला चौथा देख लीजिए। तो चौथा वाला देख लीजिए क्या है, चौथा वाला है कि आयरन। तो आयरन का सूत्र मतलब लोहा होता है, Fe। इसके बाद क्या है, कापर सल्फेट। कापर सल्फेट मतलब CuSO4, कापर सल्फेट हो गया। मिलके क्या बनाता है मेरे प्यारों बच्चों, यही पूछा कि यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, ठीक है, भरना है। और प्लस अगर यहाँ पे कापर बना रहा है तो आप ही देख लीजिए, यहाँ पे कापर जब अलग हो गया तो यह Fe जो है SO4 के साथ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका FeSO4, आयरन सल्फेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, ऑलरेडी संतुलित है, हो गया। चारों का चारों मैंने बता दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 4 नंबर यहाँ से हो गए बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ से 4 नंबर हो गए मेरे प्यारों जो आपको कंप्लीट हो गए। असंतुलित रासायनिक समीकरण भी मैंने लिख दिया बिल्कुल संतुलित करके। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं,
उसका रासायनिक नाम पूछा है, सूत्र पूछा है, फिर पूछा है कि क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग भी लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, और वो भी लिखना है कि क्या होता है जब उसे हवा में छोड़ देंगे तो, और ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग भी लिखना है, मतलब पूरा डिटेल में लिखना है। और ये प्रश्न 6 नंबर के लिए भाई। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखिए उत्तर 6 का लिखे हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर लिखेंगे कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। फिर लिखेंगे कि जब विरंजक चूड़ को वायु में उब्रादासित किया जाता है, मतलब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वह अपने गुणों को विकृति पाता है। वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस जो होती है वो उत्पन्न होते हैं। विरंजक चूड़ को गुण को क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए उसका उपयोग पूछा था ना, तो पहला उपयोग होता है कि यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए तो प्रश्न 4 नंबर का था, 4 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न क्लियर हो गया, 7वां क्या है। 7वां में 2 प्रश्न हैं। एक है अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण के मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद है, ये अगर प्रश्न ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। 6 नंबर का है, तो ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण के मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहले इसको देखिए आप। तो देखिए 7वें का उत्तर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, ये हेडिंग आपकी रहेगी। हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे कि अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना क्या होता है, आवश्यक होता है। इस प्रकार गैंग का साथ हटाने अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। हो गया भाई। फिर विधि भी पूछा था कि एक विधि बताइए। तो देखिए एक विधि हम बता देते हैं, फैन प्लावन विधि। तो फैन प्लावन विधि हेडिंग डालिए, लिखेंगे इस विधि में क्या होता है कि बारीक पीसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण युक्त तेल झांग या फेन बन जाते हैं, जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए पूरा डिटेल में लिख के लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 70 में 70 नंबर लेकर आओ। 1 नंबर एग्जामिनर आपका काट नहीं सकता है, जो क्लास टीचर होगा आपका। इसके बाद है 7वां आपने कर दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दिया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सही समझाना है। चलिए उसको भी बता देता हूं। देखिए अथवा, अथवा का उत्तर लिखिए। पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसे समझिए। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब ये एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए जब ये आपका क्या है, मैग्नीशियम, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये आपस में अभिक्रिया किया तो नया पदार्थ बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों, इसके बाद लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखेंगे मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है, ठीक है। तो पहला प्रकार लिखिए संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन या संकलन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया यह है
कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे या सिर्फ एक पदार्थ के अणु बनाएंगे, उससे हम लोग संयोजन विक्रिया कहते हैं। उदाहरण पे समझ लीजिए, जैसे सोडियम है, जिसे सोडियम धातु को अगर क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, वो है संयोजन विक्रिया का उदाहरण। देखिए जैसे ये सोडियम अलग धातु है, ये क्लोरीन भी अलग है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सिर्फ एक पदार्थ के अणु बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। इन्हें ही हम बोलते हैं संयोजन विक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु आपस में मिलकर, ठीक है, केवल एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन विक्रिया करते हैं, सिंपल। इसके बाद दूसरा होता है वियोजन विक्रिया। वियोजन विक्रिया संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। लिखेंगे कि वियोजन विक्रिया वह रासायनिक विक्रिया है जिसमें कई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। वह विक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन विक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के केवल एक पदार्थ का निर्माण करता था। और इसमें क्या होगा कि केवल कोई एक तत्व रहेगा, अगर उसमें हम लोग ऊष्मा दे दें या हम लोग सूर्य का प्रकाश दे दें या विद्युत दे दें तो कई पार्टों में टूट जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन विक्रिया। तो वही बोला है कि वियोजन विक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्मीय वियोजन, तो उसमें वियोजन में लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया अगर उष्मा देने पर होती है उसे हम लोग उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जैसे पहला उसका उदाहरण समझ लीजिए, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित होता है। तो देखिए यहाँ पे उसका समीकरण भी लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, और उसको यहाँ पे उष्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो उष्मा देने पे मेरे प्यार वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया है, नोट कर लीजिए। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे होता है उसे हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। मतलब विद्युत देने पे वह अलग अलग तत्वों में टूट जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखिए सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। जैसे बोला है कि गलित सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। जैसे समझिए यह आपका सोडियम क्लोराइड यानी HCl, और अगर इसमें लोग विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत प्रवाहित करने पे देखिए यह सोडियम में टूट रहा है और क्लोरीन में टूट रहा है। देखिए सोडियम और क्लोरीन में, तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब तीसरा प्रकार इसका लिखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन विक्रिया। लिखेंगे कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है, ठीक है। अब समझिए इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे लोहा कापर सल्फेट विलयन में से कापर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कापर बनता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सिंपल मैं आपको बता दूं कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण समझिए, ये आपका लोहा, ये आपका कापर सल्फेट, इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया किया तो कापर अधिक अभिक्रिया, अरे लोहा जो है आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कापर से, तो कापर को कहेगा हटो तुम, कापर को कर दिया अलग यहाँ से, और यह आयरन जो है SO4 के साथ मिलकर यहाँ पे फेरस सल्फेट बना दिया और कापर को विस्थापित कर दिया। यही होता है मेरे प्यारे जो विस्थापन अभिक्रिया, कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है। देखिए अब है चौथा होता है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय होती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। मतलब आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला है कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। जैसे समझिए ये आपका है क्या बेरियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम सल्फेट। अब देखिए ये है Ba, यहां से निकलेगा Ba, यहां से निकलेगा मेरे प्यारों SO4, तो Ba आपका प्लस है, SO4 माइनस है, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ के बेरियम सल्फेट बना दिया। इसी तरह क्लोरीन, यहाँ पे Cl क्लोरीन माइनस में होता है, ठीक है, और Na जो है प्लस में होता है, तो Na और
Na+ और माइनस मिलकर NaCl बना दिया। तो देखिए यह आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हम लोग इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए पूर्ण रूप से मैंने समाप्त कर दिया दोनों प्रश्न, सातवें का ये वाला भी और ये वाला, दोनों जो आसान लगा होगा उसको कर लीजिएगा। अब आएगा आप लोगों का उपखंड ग, और उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायो वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के प्रश्न, जिसमें से प्रश्न नंबर 8वां है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 8वां है कि अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए 4 नंबर के लिए। चलिए भाई अमाशय देखते हैं, 4 नंबर पक्का कराता हूं आपको। देखिए अमाशय के लिए प्रश्न 8वां का उत्तर लिखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है, मशक के समान रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद कार्य लिखेंगे हम लोग कि अमाशय के कार्य जो होता है वो भोजन का संग्रह करने में होता है, भोजन को पतला लेई बनाता है, भोजन का वो पाचन करता है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि अमाशय का मुख्य कार्य भोजन के पाचन का है। अमाशय भोजन के साथ आने वाली हानिकारक जीवाणुओं को सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस में स्थित जो एंजाइम होता है वो भोजन में स्थित प्रोटीन के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे प्रोटीन का क्या होता है, पाचन जो होता है आसान हो जाता है। अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से क्या करता है, रोकता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखिए। कह रहा है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, 4 नंबर के लिए। तो गर्भ निरोधन की हम लोग अलग अलग विधियां देखेंगे, 4 नंबर का सवाल है भाई। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए 9वें का उत्तर कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं। तो कितने प्रकार की विधि है सबको डिटेल में आपको बताऊंगा, तभी आपको 4 नंबर जो आपके क्लास टीचर होंगे वो आपको देंगे। देखिए 4 विधि होता है। पहला विधि होता है यांत्रिक, उसी को हम लोग भौतिक अवरोध कहते हैं। दूसरा विधि होता है रासायनिक विधि। तीसरा होता है शल्य चिकित्सा विधि। चौथा होता है अंतरागर्भाशय, जिसे हम लोग गर्भ निरोधक यंत्र या उपकरण IUD बोलते हैं। तो 4 प्रकार की विधि होती है। अभी एक एक करके हम लोग को लिखना पड़ेगा परीक्षा में। देखिए पहला वाला लिखेंगे यांत्रिक या भौतिक अवरोध विधि किसे कहते हैं। देखिए उसे लिखेंगे, यह है कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए निरोध का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखेंगे पहला कि माद्राएं डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय या अंडवाहिनी में प्रवेश को रोकने के लिए करती हैं। ठीक है, इस प्रकार को हम लोग यांत्रिक भौतिक अवरोध कहते हैं। दूसरा होता है रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है कि औरतें 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं। पहला कि मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन से युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग अंड डिंब के मोचन को रोकती हैं, उदाहरण माला डी सहेली। दूसरा होता है योनि गोलियां। इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग विधि देखेंगे शल्य चिकित्सा विधि, जिसमें लोग वेक्सटॉमी। इसमें पुरुष नसबंदी आता है। लिखेंगे पुरुष नसबंदी में कि शुक्रवाहिकों के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना ही वेक्सटॉमी कहलाता है। शुक्रवाहिका वे नलिकाएं होती हैं जो नरों के शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। और उसी में दूसरा होता है आपका ट्यूबेस्टॉमी, जिसे हम लोग महिला नसबंदी कहते हैं। लिखेंगे डिम्बवाहिनीय नलिकाओं के एक भाग को काटकर अलग कर देना जो है ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। यह प्रक्रिया अंड डिंब को आगे डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से क्या करती है, रोकती है। तो यह तीसरा प्रकार हुआ। ठीक है, एक प्रकार और था, चौथा प्रकार देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरागर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र उपकरण। इसमें लिखेंगे कि जो कापर आयनों के स्रोत होते हैं जो मादा महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचित अंडा या ब्लास्टुला को गर्भाशय में स्थापित होने से क्या करता है, रोकता है। तो 4 विधि था, 4 विधि को हमने एक एक करके आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10वां देखिए। प्रश्न नंबर 10वां है कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा उनके लाभ एवं हानियां लिखिए। 4 नंबर के लिए है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इनके लाभ और हानियां। तो देखिए मेरे प्यारों, इसका उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 10वें का उत्तर लिखेंगे, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प की द्विलिंगी होना क्या है, आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना क्या होता है, आवश्यक होता है। स्वपरागण के लाभ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ हैं देखिए। तो पहला लाभ होता है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्पों में स्वपरागण एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश जो है वो चलता रहता है। और दूसरा होता है कि इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों
पर निर्भर रहना पड़ता है। और तीसरा होता है कि स्वयं परागित पुष्पों का रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा जो है उपयोग होती है। इसके बाद चौथा लाभ लिखिए, स्वपरागण से परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। पांचवा लाभ लिखेंगे कि स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ले वाले समयुगी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यही रहते हैं। तो ये तो लाभ था। अब हानियां भी पूछा था, तो लिखेंगे स्वपरागण से हानियां, लिखेंगे स्वपरागण से निम्नलिखित हानियां कौन कौन से। पहला लिखेंगे स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता जो होती है वो कम होती है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से नए पौधे कमजोर होते हैं। चौथा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। पांचवा है ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। छठवां है कि स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब 6 हमने पॉइंट उसके हानियां बता दिया, उसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है 2 प्रश्न, मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों को उल्लेख कीजिए 6 नंबर। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके दिया है कि यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको यकृत के कार्यों का उल्लेख बता देता हूँ, 6 नंबर आपको पक्का करा देता हूँ। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, 6 नंबर का सवाल है। तो देखिए 11वें का अथवा हमने लिखा है यकृत का कार्य। अब उसके मैंने पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट में आप लिखिए, 6 नंबर आपको पूरा का पूरा एग्जाम देगा। लिखेंगे पहला, यकृत रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और साथ ही फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का भी क्या कर देता है, निर्माण करता है। दूसरा है यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तीसरा है कि यकृत आरसीबी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। चौथा है कि यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। पांचवा है कि यकृत मतलब जो यकृत होता है, इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर करता है। यकृत का सबसे बड़ा कार्य जो होता है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का होता है। 7वां पॉइंट लिखेंगे कि यकृत अमासिक रस के हम लोग को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है। इसके बाद 8वां है कि यकृत द्वारा निर्मित पीत रस वसा का पायसीकरण करता है। और 9वां है कि यकृत शरीर के संचरण का एक रुधिर संचालित करता है। इसके बाद है 10वां, यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। 11वां है कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। 12वां है कि विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाओं में निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करता है। 13वां है कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं में प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। तो मैंने पूरा पॉइंट बना के लिखा क्योंकि 6 नंबर का है, तो इतना लिखोगे तब ना एग्जामिनर आपको 6 नंबर देगा। अब देखिए ये प्री बोर्ड का जो पेपर है पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन सहित बता दिया, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा हूँ। इसलिए नहीं छोड़ा हूँ कि प्री बोर्ड में भी जाइए आप 70 में 70 नंबर लेकर आइए। तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना है जो लोग प्री बोर्ड का परीक्षा देने वाले उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी मदद से वो 70 में 70 नंबर बिल्कुल लेकर आ पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।